बात को ध्यान से सुनिएगा। 1857 के रिवॉल्ट के जो कनेक्शंस थे वो कहीं ना कहीं 1757 से बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, रेवेन्यू पॉलिसीज जो भी ब्रिटिशर्स की थी, जो उनकी सोशो इकोनॉमिक उन्होंने हमारे यहाँ चेंजेस किए, उसके अलावा जो उन्होंने एजुकेशनल डेवलपमेंट किया उसकी वजह से, या क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया कि इंडिया में आएँ, हमारे कल्चर के साथ जो भी उनको अपने कल्चर को प्रमोट करना है उसके लिए हमारे कल्चर को डिमीन करना हो या जैसा भी हो, यानी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, हर तरह के रीजंस थे जिससे लोगों के अंदर एक गुस्सा और एक रिसेंटमेंट था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। उन्होंने एक अलायंस, सब्सिडी अलायंस करके, सब्सिडी अलायंस क्या होता है मैंने आपको बताया था कि एक राजा से दोस्ती कर लो, दूसरे राजा को कूट दो, और जिस राजा को आप मारोगे, जिसे दोस्ती करोगे, उसको भी एक्सप्लॉइट करो। उसको एक्सप्लॉइट उसको किया ही, दोस्ती इसीलिए की है कि एक्सप्लॉइटेशन के लिए। आपका जो आपकी लेक्चर अपलोड होगा, अभी 6 लेक्चर अपलोड हुआ है, 7 लेक्चर जो अपलोड होगा वो सब्सिडी अलायंस का ही होगा। सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला ही लेक्चर है, ठीक है ना। तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, मैंने डिटेल में बताया हुआ है सब्सिडी अलायंस क्या है और कैसे उन्होंने सब्सिडी अलायंस से लॉर्ड वेलेस्ले ने, और किसने, लॉर्ड वेलेस्ले ने किस तरीके से कब्जा किया, पूरे इंडिया को एक तरह से अपने चंगुल में फंसा लिया। लोगों को ऑफर किया सब्सिडी अलायंस, जिन्होंने माना वो सरवाइव कर गए, लेकिन एक डिपेंडेंट हो गए और एक तरह से गुलाम बन गए। और जिन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिन्होंने मना किया, वो मारे गए, ठीक है। जिसमें से टीपू सुल्तान का एक नाम सबसे बड़ा नाम है, जो कि मारे गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया, अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, इसलिए, ठीक है। अंग्रेजों की जो पॉलिसीज हैं उसमें हमने उनके एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने क्या चलाई, क्या बनाई, उन्होंने प्रेस की हिस्ट्री क्या रही, सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री क्या रही, और उसके अलावा जो है उनके इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हमारा कैसे किया, या इकोनॉमिक पॉलिसीज उनकी क्या रही, गवर्नर जनरल कौन कौन से इंडिया में आए, ये रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स आए, उसके बारे में हम लोगों ने बात की है। धीरे धीरे करके आपकी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। यहाँ तक से हम लोग पहुँचे, इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग पहुँचे 1857 का रिवोल्यूशन। जो गुस्सा, जो दर्द, जो तकलीफ हमारे दिलों में छुपी हुई थी, वो एक ज्वालामुखी बन गई थी और वो ज्वालामुखी के रूप में फटी। कब फटी? 1857 में। और उस ज्वालामुखी ने बेसिकली जो गुस्सा जो था, इसमें अंग्रेजों का मैं को का एक एटीट्यूड मुझे आज बताना है कि अंग्रेजों ने इससे क्या सीखा। देखो, हर इंसान जो सबक नहीं सीखता, जो सबक नहीं सीखता हिस्ट्री से, उसको उसका नाम लेने वाले फिर नहीं रह जाते, उनका नामो निशान मिट जाता है। हर इंसान को हिस्ट्री हम पढ़ते किस लिए हैं? वाई वी आर गोइंग टू स्टडी हिस्ट्री? बिकॉज हमें सबक लेना होता है। हम ये समझते हैं कि जो गलतियां हमारे पास्ट में की गई हैं वो गलतियां हम ना दोहराएं, उससे सबक लें, और अगर कुछ ऐसे अच्छे काम किए गए हैं जिससे हमें फायदा हो सकता है तो उसको हम करें, जिससे हम आज, यानी पास्ट से जिसने अपने नहीं सीखा उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। जिसने अपने पास्ट से नहीं सीखा उसका कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। अपनी मिस्टेक्स से, अपनी गलतियों से जो इंसान सीखता है और उसके बाद उनको ना दोहराने की कसम खाता है, प्रतिज्ञा करता है कि मुझे इसको नहीं दोहराना है, वो फ्यूचर में कामयाब हो सकता है। और जिसने एक ही गलती को बार बार, एक बार गलती करने वाला बेवकूफ नहीं, इनोसेंट हो सकता है कि एक बार गलती कर दी, उसने आपके ऊपर भरोसा कर लिया, लेकिन अगर बार बार वही गलती इंसान कर रहा है तो इसका मतलब बेवकूफ। अपनी हिस्ट्री से वो सबक नहीं ले रहा तो बेवकूफ। समझ रहे हो? अंग्रेज भी इस चीज में कम नहीं थे, उन्होंने भी अपनी इन चीजों को जो देखा उससे उन्होंने सबक लिया। आर्मी के अंदर उन्होंने रिफॉर्म किया, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिफॉर्म किया, अपनी पॉलिसीज को चेंज किया। अब उन्होंने क्या सबक लिया वो जरा मैं बताता हूं। पहली बात तो इन्होंने पूरी तरह से कास्ट लाइन पर आर्मी को डिवाइड करा, ठीक है, और यूपी बिहार वालों को डिसलॉयल्स करार दिया। क्या किया? डिसलॉयल और ट्रेटर्स, अंदर ही अंदर। ये इंटरनल रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। उन्होंने कभी भी बड़ी पोस्ट और कभी भी किसी जहां पे उनको ट्रस्ट करने वाला की बात हो,
कि यहाँ पे इनको भेज दिया जाए और ये मारपीट के आ जाएंगे अपने देशवासियों को, तो ऐसी जगहों पे वो इंडियन उसको यूपी और बिहार वालों को नहीं भेजते। उनको एकदम क्लियर कट लिख दिया कि ये लोग ज्यादा दिमाग चलाते हैं, लॉयल नहीं है ये। लॉयल कौन है? सिख लॉयल है, गोरखा लॉयल है, मराठा लॉयल है, जिन्होंने इनका साथ दिया। और जो लोग, जिन रेजिमेंट्स ने, जिन्होंने भी इनका विरोध किया था, जिन्होंने अपने मतलब हुक्म को नहीं माना था, इन्होंने साफ उसमें लिख दिया कि ये दे आर डिसलॉयल। रिक्रूटमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके ये जरूर चेक करते थे कि वेदर देश इज डाइवर्जेंट तो नहीं है। ये डाइवर्जेंट समझते हो ना, कहीं ये ऐसा तो नहीं है इनडिसिप्लिन हो जाएगा। उनका ये था कि यूपी और बिहार वालों के ब्लड में डिसिप्लिन नहीं है, ये ज्यादा दिमाग चलाते हैं, और ऐसा है भी। उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया, ये इंटरनल रिपोर्ट्स में लिखा है अंग्रेजों ने 1847 के रिवॉल्यूशन के बाद। ये रिलीजियस उसमें अंधे हो जाते हैं, नहीं तो मिलिट्री में इतना खतरनाक डिसिप्लिन होता है कि ऑर्डर तो ऑर्डर, दैट्स इट। जब वो कह दे इट्स एन ऑर्डर तो बस खत्म बात, आप कोई क्वेश्चन नहीं करोगे। उसने बोला फायर इट्स एन ऑर्डर तो फायर, दैट्स इट। ये मिलिट्री का डिसिप्लिन है। उसने बोला जंप जंप इट्स एन ऑर्डर, अब वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी जान जाएगी क्या जाएगी, जंप ऑर्डर है तो जंप करना है उसको, सामने कौन खड़ा है उसको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, फायर तो फायर। ये आर्मी का डिसिप्लिन, तब आर्मी चलती है। कमांडर के ऑर्डर पे अगर आपने नहीं फॉलो किया, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, तो हो सकता है कि एक बंदे की जान जानी जहां है वहां पे 1000 लोगों की जान चली जाए। इसलिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, ठीक है। तो इनको डिसलॉयल किया गया और बहुत दिनों तक इनको आर्मी में भर्ती नहीं दी जाती थी, यूपी और बिहार वालों को। और पंजाब के, राजस्थान के और मराठाओं के हर उस रेजिमेंट में भरा गया, सिख रेजिमेंट भरा गया। आप देखो पंजाबियों के कुछ कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे हर गांव के बच्चे, गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो मिलिट्री में ना हो। कोई गांव में ऐसा मतलब कोई घर ही नहीं है जो मिलिट्री में ना हो, पूरा पूरा घर के एक ना एक फर्द, एक ना एक बंदा मिलिट्री में है। क्यों? उनको लॉयल समझा गया और उनको प्रॉपर भर्ती दी गई, उनको सेलेक्ट जरूर किया गया, ठीक है। राजस्थान में भी ये चीज हुई, लेकिन उतनी नहीं। लेकिन मराठा में भी, यानी गोरखा में खूब अच्छी भर्तियां मिली। किनको भर्ती नहीं मिल रही है ज्यादा आर्मी में? इसीलिए आप देखो यूपी बिहार में आर्मी का उतना ज्यादा क्रेज नहीं रह गया था। मतलब ये तो बाद में हुआ है ना, उस समय नहीं रह गया था, क्योंकि ये किसी ना किसी वन पे और अदर इनको निकाल देते थे। ये लोग फिर रिटर्न जॉब की तरफ गए, आर्मी जॉब की बजाय सिविल जॉब की तरफ गए। ज्यादातर आईएएस वगैरह इन सब जॉब्स में ये लोग घुसे, मतलब ज्यादा सिविलियन जॉब्स की तरफ जाते हैं ये। और आर्मी के और पंजाब वगैरह में आर्मी की तरफ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनका एक लिंक बना हुआ है। तो ये उसी टाइम से है, आज का नहीं है। आज भी मिलिट्री का अगर आप देखोगे तो ऑफिसर में से अलग होता है। वो हमें अंग्रेजों का ही कानून आज भी चला रहा है, उसी तरीके से लगभग। ऑफिसर्स की लाइफ एकदम रॉयल होती है, और जो सिपाही हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती, उनको बहुत हार्डशिप का सामना करना पड़ता है। ऑफिसर्स की लाइफ रॉयल होती है, नो डाउट, बहुत अच्छी लाइफ। तो मिलिट्री डिसिप्लिन वगैरह इन्होंने देखा कि इनमें ये डिसिप्लिन नहीं है, इन्होंने ऑब्जर्व किया भाई उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन्हें ऑब्जर्वेशन का सही था, कोई गलत नहीं था। और बाकी लोग भी तो कर रहे थे, बाकी लोग भी तो आर्मी में सर्व कर रहे थे। आप ही को इतना सेंटीमेंट क्यों हर्ट हुआ? आप ही ने क्यों अपने ऑफिसर्स को गोली मारनी शुरू की? क्योंकि आपका दिमाग ज्यादा चलता है। बाकी लोग भी तो उसी कार्ट्रिज को यूज कर रहे थे, उसी राइफल को यूज कर रहे थे, उनको क्यों दिक्कत नहीं हुई? आपको क्यों ज्यादा दिक्कत हुई यूपी बिहार वालों को? तो वो सब उन्होंने क्वेश्चन किया, समझ रहे हो? अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है कि पहली बात हुआ। दूसरी बात उनको ये समझ में आती है कि हिंदू और मुस्लिम अगर एक साथ रहे, यूनाइटेड रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम विल बी डिफीटेड बियॉन्ड रिडेम्पशन। उनको ये समझ में आ गया था कि हम ऐसे हारेंगे कि दोबारा कभी वापस नहीं उठ पाएंगे, ठीक है। तो उनको ये समझ में आया कि एक काम जरूर करना है, दैट इज डिवाइड एंड रूल। क्या करना है? डिवाइड एंड रूल। यानी डिवाइड एंड रूल यानी कि उनके अंदर गल्फ पैदा कर दो, मुस्लिम और हिंदूज के बीच में क्या कर दो? गल्फ पैदा कर दो, एक दूरी बना दो।
ठीक है, एक डिस्टेंस पैदा कर दो, डिवाइड और रूल करो, उनको उनके खिलाफ भड़काओ, उनको उनके खिलाफ दिखाओ, एक दूसरे का दुश्मन बना दो, ठीक है, वन वे और अदर। उसके लिए इन्होंने पॉलिटिकली बहुत सारे स्टंट खेले हैं कि तुम्हें ये प्रिविलेज दे देंगे, तुम्हें ये दे देंगे, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, बहुत सारी चीजें की, ठीक है, लेकिन एक दिन में नहीं किया। मैंने आपको बताया अंग्रेज कुछ भी करता है बहुत सब्र से करता है। 1600 सेंचुरी में आया है, 1757 150 साल तक सब्र किया, सब्र, समझ रहे हो, और तब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा है। धीरे धीरे एक बार कंसोलिडेट करता है, फिर एक्सपेंशन करता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर एक्सपेंशन करता है। आप तो एक दिन पढ़ के बोर हो जाते हो, एक चैप्टर को एक बार पढ़ लिया बोर हो गए, वो एक बार एक चैप्टर पढ़ता है, दोबारा उसको 10 बार पढ़ता है कंसोलिडेट करने के लिए, एक एक उसकी पारियां का पढ़ता है, रीड बिटवीन द लाइंस। इतना पेशेंस है उसके अंदर, तब राज करता है। बहुत पेशेंस से ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। अभी आप जब आगे गांधी जी को भी देखोगे ना, गांधी जी कोई भी काम बिना शॉर्ट एनालिसिस के नहीं करते थे। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, पूरा एनालाइज करते थे कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, क्या थ्रेट है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, यानी पूरी प्लानिंग के साथ कोई चीज करना है, मेरा मुद्दा क्या है, मुझे करना क्या है, पूरी डिसिप्लिन के साथ। और जो भी लोग ऐसे होते हैं डिसिप्लिन, वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं। तो अंग्रेजों के अंदर डिसिप्लिन बहुत था, प्लानिंग बहुत थी। कोई भी काम प्लानिंग के बिना, बिना रूल के, बिना रेगुलेशन के नहीं करते, ठीक है। तो इन्होंने एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया कि धीरे धीरे इनको, एक दिन में मैं, शैतान वाला दिमाग होता है, शैतान जो है किसी नमाजी को ये नहीं कहेगा कि तू नमाज छोड़ दे, कभी नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है ये तुरंत रिएक्ट करेगा, नहीं मैं कैसे नमाज छोड़ दूंगा। वो उसको किसी काम में उलझाएगा, और ऐसे काम में उलझाएगा जो जिसमें वो उसको भुला दे कि नमाज पढ़ने जाना है। और एक वक्त की नमाज छूट गई तो सोचेगा अच्छा दूसरे टाइम में भी उसको कोताही करवा दे, उसको कोताही करवाता है, उसकी नमाज कजा करवाता है, ना कि छुड़वाता है। और जब कजा करने लगेगा तो आदमी धीरे धीरे छोड़ने भी लगेगा, एक एक स्टेप, वन स्टेप, समझ रहे हो ना। जैसे कभी अगर किसी को कोई शैतान किसी को सिगरेट पीना सिखाना चाहता हो, शैतान ही है, आपने पढ़ा है कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन नास। तो जो शैतान है, जो बहकाने वाला होता है, वो इंसानों में भी होता है और जिन्नातों में भी होता है। इब्लीस के नुमाइंदे इंसान और जिन्नात दोनों में है। जो आपको गलत चीज की तरफ उभार रहा है वो शैतान है, क्योंकि शैतान का काम ही है गलत चीज की तरफ उभारना, और अच्छे चीज की तरफ जो बुलाता है वो आपका इंसान है या फरिश्ता है, जो आपको अच्छी चीज की तरफ बुला रहा है। तो शैतान का नुमाइंदा वो है जो शैतान का काम कर रहा है, ठीक है। अब वो आपको सिगरेट पीना सिखाना चाह रहा है, तो कहेगा अरे यार कुछ नहीं होता, एक बार देख कितना मजा आता है, एक बार टेस्ट कर, बस एक बार सिर्फ एक बार, डेली थोड़ी ना पीने के लिए बोल रहा हूँ, एक बार। अपने पैसे से पिलाएगा आपको सिगरेट, और जब आपको लत लग जाएगी ना, आदत हो जाएगी, तब कहेगा, तब आप उसे एक सिगरेट मांगोगे, अबे खुद खरीद के पीना, मैं क्यों दूंगा। और उससे पहले वो क्या करेगा, अपनी, उसको क्या मजा मिला कि आपको सिगरेट पीना सिखा दिया उसने। लेकिन ऐसा लोग करते हैं। आप किसी भी सिगरेट पीने वाले से पूछो, दोस्ती यारी में, या गुटखा खाने वालों से, गंदी चीजें, कुछ भी शराब पीने वालों से, वो कहोगे दोस्तों ने यार पिला दिया ऐसे कि थोड़ा सा पिया, थोड़ा पिया, फिर थोड़ा फिर मजा आने लग गया, या मजाक उड़ाना शुरू किया, अबे ये बच्चा है, ये तो ये क्या सिगरेट पिएगा, ये क्या ये पिएगा। तो इस तरीके से वो पेयर प्रेशर में आके उसने थोड़ा सा स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे वो चैन स्मोकर हो गया। फिर उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, अब पैसा तू खुद खर्च कर। तो जो ये शैतान वाला काम करते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होती है कि पहला स्टेप, एक स्टेप, अच्छे काम के लिए भी एक ही स्टेप हो सकता है। पता है जिस दिन मेरा जिम जाने का मन नहीं करता, मैं क्या कहता हूँ, कल नहीं जाऊंगा, आज बस चला जाता हूँ, आज चला जाता हूँ, कल नहीं जाऊंगा। और मैं फिर भी मेरा मन नहीं करता जाने का, नहीं जाऊंगा, उसको यार थोड़ा सा पेट की एक्सरसाइज करके चलाऊंगा, बस थोड़ा सा करूंगा, और थोड़ा थोड़ा के चक्कर में 1.5 घंटा करके आता हूँ। आधे घंटे पेट वेट करूंगा, 1 घंटे थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते करते वो 1.5 घंटा लगभग लग जाता है, ठीक है। लेकिन कहता क्या हूँ अपने आप को, जब मेरा मन नहीं करता तो ऑटोमेटिक काम करता हूँ, फटाफट टी शर्ट पहनूंगा, फटाफट क्या नाम है लोअर पहनूंगा, और बस चल दूंगा, सोचूंगा कुछ नहीं। और ज्यादा बस ये है कि अरे यार थोड़ी देर करके चलाऊंगा, जाऊंगा 2-4 एक्सरसाइज करके चलाऊंगा, अपने आप को ये बताता हूँ। क्योंकि मैं कहूँ इतना हैवी एक्सरसाइज करके आऊंगा ना, तो मैं जाऊंगा ही, मन ही नहीं करेगा मेरा जाने का, क्या नहीं। तो अपने आप को बताओ, जैसे कि उठने का सिर्फ आज उठूंगा,
जैसे फजर पढ़ने आज सिर्फ पढ़ लूंगा, कल से फजर नहीं पढ़ूंगा, चलो कल देखेंगे, कल आज आज पढ़ लेता हूँ, आज पढ़ लेता हूँ। आज गलत काम को आप बोलो आज सिर्फ नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा, बस अभी छोड़ देता हूँ। ये सेकंड कोई गलत काम मन कर रहा है करने का, अभी आज छोड़ देता हूँ, आज नहीं कर रहा, कल कर लूंगा, आज नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये अंग्रेजों का क्या है कि बहुत सब्र, बहुत पेशेंस, बहुत डिसिप्लिन से कोई काम करते हैं, पूरी प्लानिंग करके कोई काम करते हैं, और इन्होंने पूरी प्लानिंग करके आपको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। और इनकी प्लानिंग कामयाब रही है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। वो इंडिया से गए, पहले तो इंडिया को एकदम खोखला करा, लूटा लाटा, पूरा रस निचोड़ लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खुद कमजोर हो गए, फिर भी कमजोर होते होते शैतान का काम होता है ना कि वो फूट डाल के जाता है। कुछ लोग इतने शैतान होते हैं कि मरते वक्त भी झूठ बोल के चले जाते हैं कि उसने मेरे को ऐसे कहा था करने के लिए, तब मैंने किया है, पता चला 2 लोगों में उसने ही डाल दिया, जबकि उसने कुछ नहीं कहा था। वो कह रहा मरता हुआ झूठ थोड़ी ना बोलेगा, इसने सच में ऐसा कहा होगा। और वो 2 पूरी जिंदगी लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा हसद था उनका कि मरते वक्त भी वो खत्म नहीं कर पाया अपने दिल से कि ना। कुछ लोग ऐसे शैतान के बच्चे हैं, शैतान के नुमाइंदे हैं, लेकिन ऐसा करते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों का अगर आप देखोगे 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद उन्होंने पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या चेंज किया। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक कंपनी रूल करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन रूल करता था इंडिया को? ईस्ट इंडिया कंपनी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, लेकिन क्योंकि वो इंग्लैंड की कंपनी थी तो एक कंट्री को रूल कर रही थी, तो अंग्रेज जो थे वहां से कानून बना बना के भेजते थे, पार्लियामेंट ही कानून बनाता था। फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये शुरू किया कि भाई देखिए ऐसा है कि आप जो है कंट्री को रूल कर रहे हैं, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाइए, आप कोई कंपनी थोड़ी ना, आप कोई बिजनेस मत करिए, आप एक एडमिनिस्ट्रेशन करिए, आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग बना देते हैं। ये अंग्रेजों ने पार्लियामेंट ने शुरू किया वहां पे, ठीक है, कि ये कॉमर्शियल काम खत्म, काम कॉमर्शियल काम के लिए और दूसरी कंपनी से दूसरे लोग हैं, आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काम करिए। धीरे धीरे करके ये दिमाग में ये आ गया कि जब कंट्री को रूल करना है तो कोई कंपनी थोड़ी ना रूल करेगी। अरे भाई कंट्री को कोई कंपनी रूल करेगी क्या? उसको तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई क्राउन, कोई राजा, कोई क्या नाम है, जनता रूल करेगी ना, डेमोक्रेसी कुछ ऐसा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इसके लिए इन्होंने बोला कि ठीक है, धीरे धीरे करके हम पावर ट्रांसफर कर लेंगे, पार्लियामेंट क्राउन को पावर दे देंगे। अब इनको कोई मौका ऐसा मिल नहीं रहा था। 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ उसने इनको मौका दे दिया। क्या दे दिया मौका? कि कंपनी से पावर छीनकर किसको दे दिया जाए? क्राउन को। इन्होंने ये काम किया। कंपनी क्यों कौन चलाता है आप लोगों को पता होगा। कंपनी में बोर्ड ऑफ, आजकल अगर देखोगे तो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? वो पूरा बोर्ड होता है, उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, और एक डे टू डे काम करने के लिए, डेली का काम करने के लिए एक एमडी या सीईओ होता है। क्या होता है? एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये जो सीईओ अमेरिका में कहते हैं, एमडी ब्रिटेन में कहते हैं, बंदा वही है, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये दोनों जो हैं एक ही आदमी होते हैं, ये डे टू डे एक फंक्शन देखते हैं, और बोर्ड जो है वो प्लानिंग करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ है, उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होते थे, उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे। क्या कहते थे? और उन्होंने एक और इंस्टीट्यूशन बना दिया था जिसको कहते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते थे? तो ये 2 थे। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उसके कॉमर्शियल फंक्शन को देखता था, कॉमर्शियल फंक्शन मतलब जो बिजनेस कंपनी कर रही है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, मिलिट्री फंक्शन होता था, उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था, ठीक है। इन दोनों को खत्म कर दिया, बोला कंपनी है ही नहीं तो इसकी जरूरत क्या है, कंपनी का की कहानी खत्म, अब क्राउन रूल करेगा, ठीक है। तो क्राउन का मतलब पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में तो मिनिस्टर्स होते हैं। पार्लियामेंट में कौन होता है? मिनिस्टर्स होते हैं। तो वहां एक मिनिस्टर बना दिया गया जिसको कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट में एक बना दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का क्या काम है? इंडिया के जो भी मैटर हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट में जाके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूछा जाएगा कि सर बताइए, वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, इंडिया के मैटर की रिपोर्ट उसके पास जा रही है, वो पार्लियामेंट में आंसर दे रहा है कि इंडिया में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मैं रिस्पॉन्सिबल। और वो अकेला तो कर नहीं पाएगा, कि अकेला कोई काम कर पाता है? हैं? वन मैन आर्मी ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो उसके लिए 15 लोगों की क्या होती है? कमिटी होती है, काउंसिल, ठीक है।
तो उसको 15 लोगों की काउंसिल मिलती है, 15 लोग उसको असिस्ट करने के लिए मिलते हैं, जो उसको जिनको डिपार्टमेंट दिया रहता है कि भाई ये मैटर तुम बताओगे, ये मैटर तुम, ये मैटर तुम, ये मैटर तुम, उसको रिपोर्ट देते हैं, वो पार्लियामेंट में बात करता है। अच्छा, इन सबको रिपोर्ट कहां से मिलेगी, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट कहां से मिलेगी? तो यहाँ जो गवर्नर जनरल होता था इंडिया का, जो एक तरह से प्रेसिडेंट है इंडिया का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया वाइस रॉय। क्या बना दिया गया? वाइस रॉय का मतलब हो गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है। यानी वो अगर वॉइस रॉय कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है, और वैसे वो गवर्नर जनरल भी है। तो गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय जो है वो यहाँ इंडिया के सारे मैनेजमेंट को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, और उसको रिपोर्ट कहां कर रहा है? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, अब इंग्लैंड में जब कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है इंडिया के मैटर पे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पूछ रहा है, तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जाके बता रहा है। उसको रिपोर्ट कौन कर रहा है? वॉइस रॉय रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ समझ रहे हो ना, वॉइस रॉय रिपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये इस तरह से इन्होंने चेंज कर दिया, पॉलिटिकल चेंज हो गया, यानी कि पावर किसके हाथ में आ गई? पार्लियामेंट के पास आ गई, क्राउन के हाथ में आ गई। क्राउन का मतलब वहां पे हेड जो होता है क्राउन होता है। क्राउन का मतलब होता है जिसके सर पे मुकुट है, राजा या रानी। कौन? इंग्लैंड के अंदर, ठीक है ना, उसके वो हेड होता है, लेकिन वो सिर्फ नाम का है। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट नाम का होता है, प्राइम मिनिस्टर सारे काम करता है, उसी तरह वहां भी राजा नाम का होता है और काम सारे कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। समझ रहे हो? तो इंग्लैंड में जो मैटर्स है, यहाँ पे एक तो ये ट्रांसफर हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ के लोग कोई झक तो नहीं मार रहे थे, यहाँ के लोग भी पढ़ लिख तो रह ही थे ना कहीं ना कहीं जाके। जैसे मतलब सारे लोग नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ लोग तो पढ़ रहे थे ना, देवर स्टडिंग है, पढ़ रहे थे ना। इंग्लैंड जाके कोई पढ़ रहा है, कोई कहीं जाके पढ़ रहा है, कोई कहीं जाके पढ़ रहा है, पढ़ रहे थे। तो इन लोगों को भी तो कुछ समझ में आएगा कि ये लोग क्या नाम है, घास खाते हैं, रोटी दाना खाते हैं, तो इनको भी समझ में आ रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा था? तो यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोगों को भी समझ में आने लगा था कि भाई साहब आप कुछ तो गड़बड़ कर ही रहे हो हमारे साथ। क्या कर रहे हो? जो लोग पढ़े लिखे थे, जैसे मैंने आपको बताया दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है, आरसी दत्त वगैरह, और उसके अलावा जो है आपका सुब्रमण्यम अय्यर वगैरह, ये बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने आपको बताया कि आपका किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपको किस तरह से लूटा जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई। ठीक है, ये लोग पढ़ रहे थे। तो इन्होंने छोटे छोटे, जैसे मजदूर हैं, कोई किसान है, कोई जमींदार है, कोई कुछ है, तो इन लोगों ने धीरे धीरे छोटी छोटी सभाएं बनानी शुरू की अपनी डिमांड रखने के लिए। मजदूर सभा, इंडियन एसोसिएशन, तो क्या नाम है जमींदार सभा, ऐसे करके इन लोगों ने सभाएं बनानी शुरू करी जिससे ये गवर्नमेंट से डिमांड रख सके। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी सभाएं इन्होंने बनाई। ठीक है, जिससे ये क्या करते थे, छिटपुट डिमांड किया करते थे। किससे? कोई मैटर होता था, जैसे जमींदारों को कोई मैटर है, तो ये पूरा ग्रुप पहुंच गया ब्रिटिशर से डिमांड करने के लिए, वॉइस रॉय के पास पहुंच गया। ठीक है, मजदूर सभा वाले तो मजदूर वाले पहुंच गए। ठीक है, कोई रिलीजियस ग्रुप है तो वो पहुंच गया। तो इस तरह से इन लोगों ने सभाएं बनानी शुरू की। ठीक है, अच्छा, ये जो इनका जो गुस्सा होता था, रिसेंटमेंट होता था, उसको बीच बीच में ये लोग सप्रेस भी किया करते थे। कुछ ना कुछ कानून भी ऐसे लाते थे जिससे लोग नाराज हो जाते थे। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिया है, सिविल सर्विसेज की एज कम कर दी, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे कुछ हरकतें किया करते थे जिससे लोगों के अंदर तकलीफ और नाराजगी रहती थी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा, मतलब इंडिया का पैसा जो है इधर बाहर भेज रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी। सिविल सर्विसेज की एज कम कर दी इंडियंस को डिप्राइव करने के लिए, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे इंडियंस के अंदर रिसेंटमेंट होता था। अब उस समय जो है कुछ न्यूज़पेपर भी डेवलप होने लगे थे जो कि लोगों को अवेयर कर रहे थे कि सर आपके अधिकार हैं, आपके राइट्स हैं। अरे भाई, जब आपको अपने राइट्स अधिकार पता होंगे तभी तो आप क्लेम करोगे, जब राइट्स ही नहीं पता तो क्लेम क्या करोगे? तो वो न्यूज़पेपर वगैरह जो होते थे, जो पम्फलेट्स होते थे, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल इंडियंस थे, वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के थ्रू, किताबों के थ्रू, पम्फलेट्स के थ्रू लोगों को अवेयर करते थे कि भैया आपके साथ ये गलत हो रहा है, आपके अधिकार हैं, आप डिमांड करो। आप बात समझ रहे हो? इस तरह से मतलब करते थे। तो अंग्रेज उसको सप्रेस करने की कोशिश करते थे, बैन लगाते थे। कुछ अगर किसी पेपर ने, न्यूज़पेपर ने कुछ गलत लिख दिया, कुछ उनके खिलाफ लिख दिया, तो उसको तुरंत उन्होंने उसके ऊपर क्या नाम है, मतलब कन्फिस्केट कर लिया या उसके ऊपर बैन लगा दिया, कुछ कर दिया। इस तरह से वो कानून भी लेकर आते थे। जैसे आपको पता है कि जब 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर थे वो अंग्रेजों के फेवर में ज्यादा बातें लिखते थे, और जो इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर थे, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर थे वो किसके ऊपर ज्यादा बातें लिखते थे? नेटिव्स के ऊपर।
तो वहां पे एक लॉर्ड लेटन आया था, आपको मैंने बताया था 1878 में। वो लेटन ने क्या किया था, उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आया कि इंडियन लैंग्वेज अगर कोई भी है ना, इंडियन लैंग्वेज अगर कोई भी है, उस पर न्यूज़पेपर निकल रहा है तो उसको लाइसेंस लेने की जरूरत है। इंडियन लैंग्वेज से मतलब जो भी रीजनल लैंग्वेज है, और उनको लाइसेंस लेने की जरूरत है। और अगर उन्होंने कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा तो उनको क्या नाम है, उसका जो 10,000 रुपए का फाइन, 10,000 रुपए जो सिक्योरिटी वो जब्त हो जाएगी, फाइन अलग से लगेगा, और जो क्या नाम है आपका प्रेस को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से मतलब आप कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लिख सकते, और गवर्नमेंट से पहले पूछना पड़ेगा कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, मतलब ये लिख रहा हूं सर, लिखूं कि नहीं लिखूं। तो इस तरह से प्रेस तो आजाद है नहीं। तो ऐसे अगर कोई काम कर रहा है तो लोग विरोध करेंगे नहीं करेंगे। तो जो इंटेलेक्चुअल इंडियंस थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया। अच्छा, इनको इसमें कई तरह से डेवलपमेंट हुआ, एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी शुरू हुआ। जैसे 1885 1858 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसके अंदर ये आपको मैंने बताया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह बनते हैं। ठीक है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनेगा, और उसके अंदर 50 मेंबर की उसको काउंसिल मिलेगी, और ये सारी चीजें हो जाएंगी 1858 में। लेकिन अब क्योंकि पार्लियामेंट ने अपने हाथ में पावर ले ली है, तो पार्लियामेंट पार्लियामेंट की तरह चलेगा, उसको एक देश चलाना है। तो उसने बोला हमारा जैसे पार्लियामेंट है ऐसा ही हम वहां पे काउंसिल बनाएंगे। कहां पे? इंडियन काउंसिल। कहां पे? उसको पावर देंगे। इंडियन काउंसिल पहले ही बन गया है, लेकिन उसको पावर देने की बात शुरू हुई, मेंबर्स बढ़ाने की बात हुई, ताकि पार्लियामेंट की तरह ये लोग भी काम कर सके, कानून बनाने की पावर मिले, उसमें डिबेट डिस्कशन किया जाए, डिबेट किया जाए फर्दर। तो इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर आए 1861, और 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आए हैं, एक 1861, एक 1892 और एक 1909, जो एक तरह के कानून था, कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके के तहत इंडियन काउंसिल एक्ट को पावर दी गई थी कि क्या क्या आप कर सकते हो, पोर्टफोलियो बनाना, ये वो। ठीक है, यानी डेवलपमेंट धीरे धीरे ये लोग शुरू कर रहे हैं पार्लियामेंट लेवल पे। कैसा? पार्लियामेंट लेवल पे ये इन्होंने शुरू किया है। इंडियंस जो है, सुनो सुनो बात सुनो, अब 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट किया है, जिसमें इंडियंस को भी इन्वॉल्व करना शुरू किया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम में। डिबेट उनसे भी डिस्कस, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे इंडियंस थे वो चाहते थे कि भाई हमसे भी पूछो, हमारे लिए कानून बना रहे हो। तो वो अलग बात था कि ऐसे बंदों को खड़ा किया जाता था, ऐसे बंदों को लिया जाता था जो कि चट्टे पट्टे थे, किसके? ब्रिटिशर्स के। मतलब ऐसे बंदों को नहीं लिया जाता था जो बहुत ज्यादा, मतलब शुरू में तो ऐसे लोगों को लिया गया है जो अंग्रेजों के फेवर में रहे, नॉमिनेट किए जाते थे कि भाई आप, उनका मकसद तो ये था कि भाई जो पार्लियामेंट, जो काउंसिल है, उसके अंदर कानून बनने जा रहा है, तो डिस्कशन डिबेट हो ताकि वो उनके फेवर की बात करें। किसके? और वो लिया ना बिपिन चंद्र पाल, वो वाला इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ठीक है, ठीक है। तो मतलब मकसद क्या होता है भाई, पार्लियामेंट के अंदर अगर आपको, पार्लियामेंट के अंदर अगर आपको बुलाया गया है तो आपका मकसद क्या है? आपको नॉमिनेट किया गया कि इंडियंस के लिए अगर कोई कानून बनने जा रहा है तो आप जो है भाई उसमें पार्टिसिपेट करिए, आप बताइए मोटी वाली। ठीक है, आप बताइए कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है ना, ऐसे नॉमिनेट किया जाए। अब इस बुक में देखिए, काफी, इस बुक को मैंने कहा था कि आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ बातें इसमें से पढ़नी है, मतलब मैं आपको काफी चीजें बताऊंगा वैसे। ठीक है, तो इस किताब को भी आपको देखना है। देखिए इसके अंदर मैंने हाईलाइट कर रखा है, मैं आपको कुछ बताता हूं कि उन्होंने जब वो किया तो उससे क्या मतलब, इसमें क्योंकि कहानी के तौर पे ज्यादा दे रखी है, बातें इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपके पास उतना वो नहीं है, वक्त नहीं है कि आप इसको पढ़ो। तो मैं आपको उतनी उतनी चीजें बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी चीजें बता दे रहा हूँ। तो देखिए उस समय इन लोगों ने काउंसिल के अंदर जब मेंबर्स वगैरह मतलब बनाने शुरू किए, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये आपको दिख रहा है, ये तो गायब हो रहा हूँ, बुक नहीं आ रही है तो इसका वो हटाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये किताब जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर इंटरेस्टिंग स्टोरीज बहुत है, नॉवेल की तरह से लिखा हुआ है। ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये है महाराजा दिग्विजय सिंह की कहानी। मैं आपके लिए रीड कर दे रहा हूं वैसे। ठीक है, कि देयर इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ राजा दिग्विजय सिंह ऑफ बलरामपुर। दिग्विजय सिंह बलरामपुर के राजा का, नॉमिनेटेड ट्वाइस टू द काउंसिल। काउंसिल के अंदर, काउंसिल मतलब वहां की जो पार्लियामेंट थी इंडिया की, उसमें
2 बार इनको नॉमिनेट किया गया, ठीक। हु डिड नॉट नो अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, जो एक वर्ड भी इंग्लिश का नहीं जानते थे, ठीक है, एक वर्ड भी इंग्लिश का नहीं जानते। मैं नहीं लिख रहा हूं भाई, बिपिन चंद्र, ठीक है। और ये बहुत ऑथेंटिक किताब है, ठीक है। और ही डिड नॉट नो अ वर्ड ऑफ इंग्लिश व्हेन आस्क्ड बाय अ रिलेटिव, जब एक रिलेटिव से पूछा गया हाउ ही वोटेड वन वे और अदर, वो कैसे वोट करते हैं। जैसे कोई मुद्दा है कि भाई बलरामपुर में नहर बननी चाहिए, मुद्दा है बलरामपुर में नहर बननी चाहिए, मुद्दा है। अब इन सबको पता नहीं क्या नाम है, बोलो अ कैनाल शुड बी बिल्ड इन बलरामपुर, बट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग। उसको पता ही नहीं चला, तो उनको पता ही नहीं चला क्या हुआ। तो ही रिप्लाइड, उसने कहा, उन्होंने आंसर किया अपने रिलेटिव को कि दैट ही केप्ट लुकिंग एट वाइसरॉय, वो वाइसरॉय को देखते रहते हैं, ठीक है। एंड व्हेन द वाइसरॉय रेज हिज हैंड, और जब वाइसरॉय अपना हाथ उठाते हैं वोट के लिए कि हाँ भाई मैं फेवर में हूं, तो कहते हैं कि वाइसरॉय रेज हिज हैंड, ही डिड सो टू, वो भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन ही लोअर हिज हैंड, ही डिड द सेम, और जब वो अपना हाथ नीचे करते हैं वो भी अपना हाथ नीचे कर लेते हैं। मतलब कि समर्थन में हर केस में, चाहे इंडिया के लिए बोला जाए, इंडिया बलरामपुर के एवरी ओल्ड मैन ऑफ बलरामपुर शुड बी किल्ड। अब दिग्विजय वो कह रहा है वाइसरॉय कि यस अप्रूव्ड, ठीक है। अब ये भी दिग्विजय सिंह भी ओके, मतलब मजाक कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा, वो कुछ भी कह रहे हैं तो उनको सिर्फ हाथ उठा देना है और वो फेवर में आ गए, यानी पास कर लो भाई, हो गया वो। तो ऐसे कई लोगों को नॉमिनेट किया जाता था। तरीका क्या था, चाहते क्या थे, मतलब जो ये था कि भाई ये लोग अपना वो करें, अपनी बात को रखें। लेकिन ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जाता था जिनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बस, ठीक है। हमारे महाराजा, और महाराजा ने कोई अप्रूव किया तो बढ़िया ही होगा, ठीक है ना। सब कुल मिलाकर ये है, ठीक। इसके अलावा देखिए ये धीरे धीरे चीजें डेवलप होती हैं। फिरोज शाह मेहता का नाम आता है। फिरोज शाह मेहता जो है ना, वो बहुत ही पावरफुल, इसमें जो ये लिखता है कि he was a powerful debater and his speech were marked by boldness, lucidity, incisiveness, a ready wit and quick repartee and a certain literary qualities। मतलब फिरोज शाह मेहता जो है, he was a very literate person, और उनकी जो बातें होती थी वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से आर्टिकुलेटिव होती थी, और वो बहुत ही मतलब इस तरह से बोलते थे कि मतलब एकदम मजाक उड़ाने वाले अंदाज में अंग्रेजों का बहुत मजाक उड़ाते थे। फिरोज शाह मेहता का बड़ा मतलब इसमें वो है कि अगर कोई भी बात होती थी तो बहुत सार्किस्टिक वे में मेरे फिरोज शाह मेहता बोलते थे, और इसमें काफी चीजें दे रखी हैं। और जब बजट में जब वो बोलते थे किसी भी स्पीच में, तो लोग सुनते थे कि हाँ भाई फिरोज शाह मेहता कुछ कह रहे हैं, अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा वो थे। फिरोज शाह मेहता के बाद जो है सबसे मतलब फिरोज शाह मेहता की जो आवाज थी बहुत बोल्ड थी, सार्किस्टिक वे में बोलते थे, लिटरेरी यूज करते थे, और मुहावरे यूज करते थे, तंज करते थे, तंज करते थे, इंटरेस्टिंग बनाते थे चीजों को उनके, लेकिन और पावरफुल स्पीच भी देते थे, नो डाउट। लेकिन उनको रिप्लेस करने वाला, इन काउंसिल में वो जब बोलते थे तो लोग सुनते थे, उनको रिप्लेस करने वाले आदमी आपको दिखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत जेंटल स्पीच देते थे, स्मूथ बोलते थे, सॉफ्ट बोलते थे, लेकिन बहुत ही सब्सटेंशियल बोलते थे। तो ये बिपिन चंद्र लिखता है कि गोपाल कृष्ण गोखले was outstanding intellectual who had been carefully trained Indian economy by Justice Ranade, जीवी जोशी। इन लोगों ने इनको ट्रेंड किया था। He was not a orator, वो बहुत अच्छा बोलते नहीं थे स्पीच, सब्सटेंशियल बातें बोलते थे, ठीक है। He did not use strong forceful language as तिलक, दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त, उनकी तरह स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज नहीं करते थे, ठीक है। बट ही डिड ही ऑफ कोर्स एज मेहता, जैसे मेहता करते थे, ह्यूमर यूज करते थे, आयरनी और सार्किज्म करते थे, ये भी नहीं करते थे। ही वॉज ए जेंटल स्पीकर, रीजनेबल, ठीक है, कार्टियस, और कोई ल्यूसिड, सिंपल लैंग्वेज यूज करते थे, नॉर्मल बात करते थे, लेकिन पावरफुल, इतनी पावरफुल स्पीचेस देते थे, मतलब सब्सटेंशियल स्पीचेस देते थे कि अंग्रेज सरकार को हिला देते, ठीक।
अब उसमें मैं आपको एक बताता हूं, इसमें इन्होंने लिखा है कि हिज वेरी फर्स्ट स्पीच, ठीक है, 26 मार्च 1902 में एक स्पीच दी थी उन्होंने, मतलब एक, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं कि क्या हो रहा था उसमें, क्या डेवलपमेंट हो रहे थे उस पे। 1902 में एक स्पीच दी जिसमें इन्होंने ग्रेटेस्ट पार्लियामेंट्रियन, जो उसमें यह पता चला कि ग्रेटेस्ट पार्लियामेंट्रियन है जिसको इंडिया ने कभी प्रोड्यूस किया। क्या हुआ था, अंग्रेज जो है वो लोग सरप्लस बजट पेश कर रहे थे। कौन सा बजट? सरप्लस बजट का मतलब पता है क्या होता है? सरप्लस मतलब बजट, देखो तीन तरह के बजट होते हैं। एक बजट होता है आपका डेफिसिट बजट, एक होता है सरप्लस बजट, और एक होता है बैलेंस बजट। सरप्लस बजट ये होता है कि आपका पैसा आपके पास ज्यादा है, जैसे 2 रुपया है और आपने 1 रुपया खर्च किया, ठीक। बैलेंस बजट होता है जब 2 रुपया हो और आपने दोनों रुपए खर्च कर दिया, खत्म। और अगर आपके पास 2 रुपया हो डेफिसिट बजट और आप 4 रुपया खर्च कर दो, यानी 2 रुपया उधार लेकर भी खर्च कर दो, तो इसको क्या कहते हैं? डेफिसिट बजट। आप बताओ कौन सा बजट अच्छा है? सरप्लस। आप बताओ। सरप्लस। आप बताओ। आप बताओ। आपने पढ़ रखा है, जिन्होंने पढ़ा उनकी बात अलग है। कौन सा बजट अच्छा है मोनी? हैं? कौन सा बजट अच्छा है समा? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही तो कौन सा बजट अच्छा है? हैं? सरप्लस बजट होता है जिसमें ज्यादा पैसा हो कम खर्चा करो, 2 रुपया हो 1 रुपया खर्चा करो। बैलेंस बजट 2 रुपया हो दोनों खर्च कर दो। और क्या नाम है आपका डेफिसिट बजट, 2 रुपया है 4 रुपया खर्च कर दो। कौन सा बजट अच्छा है मोनी? बताओ, बताओ कौन सा अच्छा है? आवाज आ रही है मोनी? बोल क्यों नहीं रही हो भाई? आवाज आ रही है? ये लोग सुनते नहीं। अच्छा चलो, अच्छा आप लोग बताओ, तुम्हें सरप्लस बजट ठीक लग रहा है? 2 रुपया हो 1 रुपया खर्च कर दो, 1 रुपया बचा लो। यही काम किया था अंग्रेजों ने, तो गलत क्या किया था? अंग्रेजों ने यही काम किया, इन्होंने सरप्लस बजट बनाया और उसके बाद में खूब बोस्टिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये ठीक है ना। उसने कहा कि क्या नाम है, मतलब बहुत बढ़िया क्या बजट पेश किया है, ठीक है ना। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले उठे, उन्होंने कहा कि उस कंट्री में जहां पे लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, करोड़ों लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, भूखे मर रहे हैं, आप उस बाप को क्या कहेंगे जिसने अपने अकाउंट में लाखों रुपए जमा कर रखे हैं और उसके बच्चे नंगे भूखे घूम रहे हैं? उस बाप को आप क्या कहेंगे जिसने अपने अकाउंट में लाखों रुपए जमा कर रखे हैं लेकिन उसके बच्चे भूखे और नंगे घूम रहे हैं, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, उनके एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए मतलब साइकिल नहीं दिलवा रहा है वो है? ऐसे बाप को क्या कहेंगे? चॉकलेट नहीं दिलवा रहा है, टॉफी नहीं दिलवा रहा है? पैसा बचा के अकाउंट में रख रहा है, ऐसे बाप को क्या कहेंगे? बुरा बाप कहेंगे ना। तो ऐसे जो, हाँ मतलब जो भी आप ये सोचे कि जो भी, मतलब उन्होंने कहा कि आप देखिए कि इतनी जनता भूखी, भाई सरकार तो एक गार्जियन है ना, इतनी जनता भूखी मर रही है, लोगों के पास कपड़े नहीं है, पहनने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं है, ठीक है, रहने के लिए घर नहीं है, और वहां पे आप पैसे बचा बचा के रख रहे हो और खुश हो रहे हो। आपको तो खर्च करना चाहिए, और आदमी ना हो खाने के लिए तो उधार लाके बच्चों को खिलाना चाहिए। क्या कहते हो? ऐसा बाप अच्छा है ना? नहीं है तो भी उधार लाके बच्चों को खिला रहा है, उसकी जरूरतें पूरी कर रहा है। नहीं, जरूरतें पूरी हो जाए तब की बात अलग है, जरूरत कहाँ पूरी हो जाएगी इतनी बड़ी कंट्री में, ठीक है। आज भी पूरी नहीं हो रही, आज भी लोग भूख से मर रहे हैं। झारखंड में आपको सुना होगा आपने, बच्चे भात भात करते मर गए, और आपको पता है गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से मर गए। बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कोरोना के टाइम पे, आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, ठीक है। तो
यूकॉन नेट से लॉकडाउन के टाइम में आपने देखा, बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं, ठीक है, जर्नली भी आती रहती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिप्राइव्ड है ही है। और एजुकेशन की हालत आपने देखी रखी है, क्या हालात हैं एजुकेशन के स्कूल्स में। तो वहां पे गोपाल कृष्ण गोखले ने गवर्नमेंट को सीवर क्रिटिसाइज किया, वो सब मुंह बना के देखते रहिए क्या कह रहा है। बोल रहा है कि मतलब इकोनॉमी की समझ जो रखता है वो ये है कि डेफिसिट बजट बनाना चाहिए उसको, जितना आए उतना खर्च कर दो, उधार लेकर डेवलपमेंट कर लो। जैसे उधार लेकर दुकान खोल लो, आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा, आप अपने उधार लेकर बिजनेस में लगा दो, और बिजनेस में लगाने के बाद जैसे 2 रुपए उधार लिया है तो बिजनेस से धीरे धीरे कमा के वो 2 रुपए चुका दो और आपकी दुकान बरकरार रहेगी, या डेवलपमेंट हो जाएगा। तो डेफिसिट बजट होता है जो अच्छा होता है देश के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन, जैसे आपके पास जितना कमा रहे हो उतना खा रहे हो, तो आप कभी डेवलप कर पाओगे नहीं। फिर आप क्या करोगे, आपको कुछ अगर खोलना है, जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल खोलना है, कोई स्कूल खोलना है, कोई कुछ दुकान खोलनी है, तो आप लोन लोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ। आप लोन लोगे, लोन लेकर दुकान चलाओगे, दुकान से कमा के धीरे धीरे लोन भर दोगे और दुकान आपकी। ये होता है डेवलपमेंट, ये होता है डेफिसिट बजट। जितना आया उतना खर्च कर दिया तो कभी डेवलपमेंट नहीं होगा, और जितना आया बचा के रख लिया तो डेवलपमेंट कहां से होगा, वो भी जो बचा हुआ है वो भी खा लोगे। तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है, और दैट इज डेफिसिट एक्सपेंडिचर। तो ये जब गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, सबकी आंखें खुल गई। सुबह जब न्यूज़पेपर में छपता है ये, तो ये लिखते हैं मिस्टर क्या नाम है, नहीं बिपिन चंद्रा नहीं, बैरन बिपिन चंद्रा की बुक में है, लेकिन बैरन के स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के बेस में ही कुड हैव सेड दैट ही वोक अप वन फाइन मॉर्निंग एंड फाउंड हिमसेल्फ फेमस। कि वो एक दिन अब उठते हैं, सुबह उठ पाते हैं, जिस दिन स्पीच देकर सोते हैं और सुबह उठते हैं तो लगता है वीडियो वायरल हो गई। ठीक है, मतलब अभी तक 1-2 व्यूवर थे और पूरा वर्ल्ड उनका व्यूवर हो गया, पूरा इंडिया उनको देख रहा है, यानी अचानक से फेमस हो गए, वायरल हो गए। आज के कंटेक्स्ट में तो आप कहोगे वायरल हो गए, तो अचानक से वो सुबह वो सोकर उठते और सोचते वीडियो वायरल एंड आई एम फेमस। तो ये होता है मिस्टर गोपाल कृष्ण गोखले के साथ। और उसके बाद में जो है, अब इसके बाद इनका डर इतना था, जिसमें बिपिन चंद्रा लिखते हैं पेज नंबर 122 पे, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, सच वाज द फेयर ऑफ गोखले दैट बजट स्पीच अराउज्ड अमंग द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स के अंदर में इस तरह से उनके बजट स्पीच का डर पैदा हो गया था कि लॉर्ड मिंटो के टाइम पर 1910 में द वाइसरॉय आस्क्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू अपॉइंट R.W. कार्ले एज अ रेवेन्यू मेंबर बिकॉज he could know he had come to know privately that an intended attack in which Gopal Krishna Gokhale is interested on the whole of our revenue system, and it is important that we should be well prepared to meet it. क्या कह रहा है कि हमें भैया कोई ऐसा एक्सपर्ट आदमी भेज दो रेवेन्यू का, क्योंकि हमें ये समझ में आया है, पता चला है प्राइवेटली कि गोपाल कृष्ण गोखले हमारी पूरी रेवेन्यू सिस्टम की धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं। तो कम से कम उनको कोई आंसर देने वाला हो जाए, क्योंकि अगले दिन से कोई वो गन लेकर तो आया नहीं, प्रिपेयर्ड है टू किल योर, तो तुम्हारी ये पूरी इकोनॉमी की ऐसी की तैसी करने के लिए। एंड वो सुबह न्यूज में छप जाएगी कि क्या बजट स्पीच हुई है और हमारी धज्जियां उड़ जाएंगी। तो यहां तक था कि मतलब इस तरह से डर था कि वो कहते थे कि भाई ये हमारी मतलब धज्जियां उड़ा देगा, ऐसा करो कि क्या नाम है, किसी एक्सपर्ट इंसान को भेजो सो दैट उसको इस बातों का जवाब तो दे पाए रिगार्डिंग। उसके अलावा इनको अपना, आपको पता है लीडर ऑफ अपोजिशन में थे लोग, इनको लोग रिस्पेक्ट बहुत देते थे। गांधी जी ने डिक्लेयर किया था ये हमारे पॉलिटिकल गुरु हैं, क्या बोला था गोपाल कृष्ण गोखले को। और यहां तक कि तिलक जो इनके विरोधी थे, ये मॉडरेट थे, तिलक जो है वो एक्सट्रीमिस्ट थे। तिलक कहते हैं, ठीक है, जबकि पूरी जिंदगी जो है वो विरोध में रहे गोपाल कृष्ण गोखले के, लेकिन लास्ट में जब वो उनके फनरल में रहते हैं, ठीक है, फ्यूनरल में क्या कहते हैं वो, फ्यूनरल में कहते हैं कि द डायमंड ऑफ इंडिया, द ज्वेल ऑफ महाराष्ट्र, द डायमंड ऑफ इंडिया, द ज्वेल ऑफ महाराष्ट्र, द प्रिंस ऑफ वर्कर्स, ये ट्रिब्यूट है, इज टेकिंग एटर्नल रेस्ट टू द फ्यूनरल ग्राउंड, लुक एट हिम एंड ट्राई टू इम्यूलेट हिम। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि मतलब कितना नाम दिया है कि डायमंड ऑफ इंडिया है, ज्वेल ऑफ महाराष्ट्र है और प्रिंस ऑफ वर्कर है, जो कि आज यहाँ पे अपने एटर्नल ग्राउंड पे अपने उसमें रेस्ट ले रहे हैं। उनको देखो और उनको इम्यूलेट करो, मतलब देखो और इंस्पायर करो, उनसे इंस्पायर हो
ये कौन कह रहा है जो पूरी जिंदगी विरोध करता रहा उनकी आइडियोलॉजी का? तिलक ने कहा ये। तो मतलब ऐसे ऐसे लीडर्स हमने पैदा किए हैं, और इसमें दादा भाई नेहरू जी का भी नाम आएगा और चीजें। तो मैंने ये बताया कि इंटेलेक्चुअल इंडियंस सो नहीं रहे थे। आप आज उनके अचीवमेंट्स को कुछ मानो ना मानो, लेकिन दे वर डूइंग समथिंग, वो सो नहीं रहता। तो जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया है, ठीक है ना, अभी बात को समझिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट आया है तो उसने मौका दिया है। मैं क्यों इंडियन काउंसिल एक्ट बार बार कह रहा हूं, इन्होंने अपना सिस्टम चेंज किया तो उसने मौका दिया कि हम अपनी बात को रख पाए। तो मैंने आपको दो एग्जांपल आज दिए। एक महाराजा दिग्विजय सिंह का भी एग्जांपल दिया, जिसमें मैंने ये देखा कि ऐसे भी लोग नॉमिनेट किए गए थे जिनको पार्लियामेंट को यूज ही नहीं कर पा रहे थे, या काउंसिल को यूज ही नहीं कर पा रहे थे किसी चीज के लिए, उनके होने ना होने से कोई फायदा नहीं था। और ऐसे भी लोग थे, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे भी लोग, जो धज्जियां उड़ा देते थे जिससे अंग्रेज सरकार का डर रही थी बजट स्पीच या उनकी स्पीच से। समझ रहे हो ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है इन्होंने। और प्रेस का क्या रोल रहा है लोगों को अवेयरनेस फैलाने में। लोग मतलब इनकी डिबेट को सुन सुन के अवेयर होते थे। हालात हाजरा जो है वो पढ़ते थे, करंट अफेयर्स, तो उनको समझ में आता था कि क्या हो रहा है, ये किस तरह से लोगों के लिए इंटेलेक्चुअल एवोकनिंग थी एक तरह से। ठीक है ना? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि क्या नाम है, हम इंडियन काउंसिल जो बनाया गया, इंडिया के अंदर जो काउंसिल बनाया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट जो लेकर आया गया, उसका हमारे इंडियंस को क्या फायदा हो सकता है, उसलिए इंडियन के लिए भी जरूरी था। अच्छा, उन लोगों ने क्यों बनाया और क्यों बनने दिया, क्यों? ताकि वो एक जगह पे बात को समझ सकें कि इंडियंस क्या चाहते हैं। कुछ लीडर्स कुछ अपॉइंट किए जाए, इंडियंस की भी बात को समझ सके। अच्छा, एक और चीज ये थी कि पार्लियामेंट का प्रेशर भी था उधर से ऑपोजिशन का कि उनकी भी बात सुनी जाए, ये है। अच्छा, इन्होंने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप भी बन गए थे, तो इन्होंने 1885 में डफरिन के अंडर में, किसके कहने पर, डफरिन के, मतलब डफरिन ने इसको अलाउ किया। एओ होम ने, एओ होम कौन है? ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। एओ होम ने आइडिया दिया कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई जाए। क्या बनाई जाए? जो कि पूरे सारे जो ग्रुप्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टीज बना रखे हैं लोगों ने, सब मिलाकर एक पार्टी बना दी जाए। गोकुलदास तेजपाल कॉलेज के अंदर, ठीक है, 1885 के अंदर जो है 72 डेलीगेट, 72 डेलीगेट्स ऑफ वेरियस पार्टीज, अलग अलग पार्टी से इंडिया के इकट्ठा होते हैं मुंबई के अंदर। और वो जिसमें आपने सुना होगा उमेश चंद्र बनर्जी का नाम, WC बनर्जी, उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और वो वो लोग मिलकर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो बाद में इंडियन नेशनल कमिटी और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है। क्या बन जाती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 के अंदर, 1885 के अंदर लॉर्ड डफरिन के उसमें होम के कहने पर, सजेशन पर, WC बनर्जी प्रेसिडेंट बन के एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, जिसमें उस समय के सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग थे वो शामिल होते हैं। और इस तरह से कांग्रेस का जन्म होता है, और जो कि डिमांड रखेगी, ठीक है, आगे आने वाली चीजों का। ठीक है, कुछ लोग सेटिस्फाई होंगे, कुछ लोग नहीं सेटिस्फाई होंगे, और बातें हैं बहुत सारी। लेकिन आपको ये समझ में आया कि 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद में थोड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर आप पढ़ाई करेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, इंडियन काउंसिल का क्या रोल रहा है, उस समय प्रेस को क्यों जरूरी था और प्रेस पे ये लोग बैन क्यों लगा रहे थे। ठीक है ना? फैक्ट्रीज का क्या कंडीशन थी, वाइसरॉयज का क्या काम था। तो अब ये धीरे धीरे हम इस तरफ पढ़ रहे हैं। तो आपको कुछ हद तक बातें समझ में आई होंगी, समझ में आई है कुछ बातें? ठीक है, तो हर चीज हमेशा अच्छे के लिए नहीं होती, हर चीज बुरे के लिए भी नहीं होती। काउंसिल बना, कुछ हद तक उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया, फिर हमने उनकी टांग खींची। ठीक है, कांग्रेस बना, उन्होंने सोचा सेफ्टी वॉल्व है, उन्होंने सोचा कि क्या नाम है, कांग्रेस से हम क्या करेंगे, एक पार्टी को शांत रखना है, कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस ने उनकी लंका लगा दी, किया ना बाद में। सो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि मतलब हमें लगेगी कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बाद में वो आपके खिलाफ भी हो जाए, है कि नहीं? तो ऐसी चीजें हम हिस्ट्री में सीखेंगे, बहुत सी चीजें। आपने कुछ सीखा, समझा? आज कोई जरूरी नहीं है कि आप चिल्लाओ, आप नाचो, आप गाओ तभी आपको वायरल हो जाओ। आप सब्सटेंशियल बात करके भी वायरल हो सकते हैं, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले वायरल हो गए थे। गैरिंग बात आ गई समझ में? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। आप लोगों को आवाज आ रही थी मेरी?